कराची एयरपोर्ट केस इंतहाई खतरनाक रुख अख्तियार कर चुका है। BLA सरबरा बशीर ज़ेब और कमांडर गुल रहमान को मफरूर करार दे दिया गया, जबकि इस केस के बड़े मुल्ज़मान ने जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया है। ये केस कौन सा रुख अख्तियार करेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे भारतीय फिल्म धुरंधर को जारी होने और अरबों के बिजनेस के बाद फिर क्यों सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। हिदायतकार आदित्य धर और इंडियन बलोचों से डर गया, या नबील गबोल के लीगल नोटिस ने बॉलीवुड में खौफ फैला दिया। धुरंधर के हवाले से आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। और फिर बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने साल 2025 की सरगर्मियों पर अपनी रिपोर्ट यानी इन्फोग्राफिक जारी कर दिया, जिसके मुताबिक कमोबेश 88 हमलों में 22 एहलकारों की हलाकतों, फोर्सेस पर 13 हमलों और जाफर एक्सप्रेस पर 10 हमलों का दावा किया गया। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की एक प्रेस रिलीज ने रियासत के सहाफती आज़ादी से मुतालिक तमाम तर दावों को एक्सपोज करके रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, आप भी करें। अपने अहले खानों को भी बोलें कि वो भी सब्सक्राइब करें, और आप अपने दोस्तों यारों को भी बोल दें कि वो भी फरवाज एनबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। आज के व्लॉग का अहम तरीन जो मौजू है जो मैं अक्सर आपसे डिस्कस करता हूँ, वो है काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स यानी CPNE का एक जो है वो एक प्रेस रिलीज या एक एलामिया जारी हुआ है, और प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट उन्होंने एक जारी की है कि पिछले साल यानी 2025 में पाकिस्तान में सहाफती आज़ादियों के हवाले से जो रियासती दावे सामने आते रहे, जिस तरह DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी घंटों बैठकर और नेशनल मीडिया पर पूरी कौम को डराते धमकाते रहे, सियासतदानों को नए रास्ते और जाविये देते रहे, लेकिन मुल्क की असल पोजीशन क्या थी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तानी मीडिया पर कंट्रोल और सेंसरशिप के बावजूद सहाफ़ियों को गिरफ्तारियों, गद्दारी के मुकदमात, जबरी ऑफेयर, बैंक अकाउंट्स की बंदिश, ECL में उनके नाम शामिल करना और इश्तिहारात की बंदिश जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा या सामना रहा। बलूचिस्तान में मुसलसल दबाव, सेंसरशिप और इंटरनेट की तवील बंदिश मीडिया इदारों और सहाफ़ी बरादरी की सलामती, खुद यानी इत्तलात की जो आज़ाद तरसील है उसको बुरी तरह से मुतासिर किया है, वो भी मुतासिर रही। और इसके अलावा पेशावराना आज़ादी बुरी तरह ख़तरे में पड़ चुकी है इस वक्त पाकिस्तान में। और 2025 में 5 सहाफ़ी कत्ल हुए, 6 सहाफ़ियों को मुकदमात, गिरफ्तारी या सरकारी कार्रवाई का सामना करना पड़ा, 3 सहाफ़ियों को हिरासनी और दबाव का निशाना बनाया गया। सालाना मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपने और नशर होने वाले मवाद की यकसानियत ने आज़ादी सहाफ़त पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान 2025 की जो रिपोर्टर विद आउट बॉर्डर की आलमी मीडिया रैंकिंग है, उसमें 6 दर्जात की तनज़्ज़ुली के साथ 158वें नंबर पर आ चुका है, जो 2024 में 152वें नंबर पर था। अब जिस भी लेवल सतह पर जाकर देखेंगे, हर सतह पर पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली हो रही है, चाहे वो अदलिया का मामला हो, चाहे वो जमहूरियत का मामला हो, चाहे वो इजहार आज़ादी का मामला हो, चाहे वो हुक्मरानी का मामला हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस का मामला हो, चाहे वो आइन के हवाले से मामला हो, या फिर पार्लिमानी आज़ादी का मामला हो। हर लिहाज में आप जहाँ भी देखेंगे ना, तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा है। अच्छा, पीका एक्ट के जबर, इश्तिहारात पर कंट्रोल और सख्त गिर पॉलिसियों की वजह से बहुत से अखबारात बंद और बड़े मीडिया ग्रुप्स के न्यूज़ रूम्स खाली हो चुके। अखबारात मुलाजमीन को फारिग करने पर मजबूर हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद बेरोज़गार हो चुकी है। बहुत बुरा मसला है। तो जिस तरह इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया बलूचिस्तान के हवाले से, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान का बुनियादी तौर पर मसला क्या है। पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि आइन की बहाली, आइन की बालादस्ती, आइन का निफाज
पार्लियामान का बाख्तियार होना और सिक्योरिटी फोर्सेस का बैरिक्स में चले जाना और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इंतखाबात का इनेकाद शायद बलूचिस्तान के मसले को हल कर सकता है। लेकिन मैंने इस मसले पर कुछ सोचा, मैंने देखा है कि कानून की हाकिमियत बलूचिस्तान में नहीं है, और यूं समझ लें कि बलूचिस्तान में जो हाकिमियत है कानून की, उसका मावराए अदालत कत्ल हो चुका है, और आईन पाकिस्तान बलूचिस्तान से उसको जबरी तौर पर गुमशुदगी का सामना है। जब तक जबरी गुमशुदगी को आलमी कवानीन के मुताबिक जुर्म करार नहीं दिया जाता, रियासत इकरार जुर्म नहीं करती और लापता अफराद बाइज्जत वापस नहीं आते, और जिनको जबरी तौर पर यानी जिनका मावराए अदालत कत्ल हुआ है उस पर रियासत सॉरी नहीं करती या माफ़ी नहीं मांगती, यानी यूं समझ लें कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जब तक नहीं बैठता तब तक बलूचिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। इस वक्त देखें तो जो जबरी गुमशुदगी हैं वो तो ऐसे हैं कि जैसे कोई मामूल की कार्रवाई हो, उनको भाई आलमी जुर्म करार दिया जाए, और जो भी इस जबरी गुमशुदगी में मुलविस हो उसके खिलाफ फिल फौर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जबरी गुमशुदगी बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। उसमें फर्द वाहिद का लापता होना पूरे ख़ानदान को बहुत अजियत में मुब्तला करता है। इसी तरह देखें तो आज की अगर हम बात करें तो पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 5 भाइयों और चचा समेत 6 अफराद जबरी तौर पर लापता कर दिए गए। ये वाक़या पंजगोर के इलाके बुनसा चुंगी सर में पेश आया है, जहाँ पर फोर्सेस ने एक घर पर छापा मारा। जरा का कहना है कि इस दौरान अली नामी शख्स के 6 बेटे उम्मीद अली, आलम, आदल, अंस और अवैस, जबकि उनके चचा अशरफ वल्द दीन मोहम्मद को हिरासत में लिया गया और उसके बाद उसे लापता कर दिया गया। इसी तरह हरनाई में जो गुज़िश्ता रोज़ 4 मस्क शुदा लाशें मिली थी, जिनको नामालूम लाशें जिनको करके फेंक दिया गया था, 4 लाशें, उनमें से 3 की शनाख्त हुई। एक की तो गुज़िश्ता रोज़ हुई थी, मजीद 2 की भी हुई, जिनमें 3 की शनाख्त हुई है, जिनमें जुमा खान छलगरी मरी जो जबरी लापता थे, जबकि दीगर 2 की शनाख्त नूर मोहम्मद सिकना, बाबर कचकोट मंडई और ज़िला सिब्बी और मोहम्मद रसूल के नाम से हुई है। इत्तलात हैं कि ये भी जबरी गुमशुदगी का शिकार थे। जब आप जबरी गुमशुदगी के मामले को इस हद तक संगीन बना देंगे तो फिर वहाँ पर बगावत को जन्म लेने से दुनिया की कोई ताकत, कोई कानून, कोई संगीन, कोई बंदूक, कोई गोली, कोई बारूद नहीं रोक सकता। वहाँ बगावत फूट पड़ती है। तो इसलिए इसी तरह अगर हम देखें तो इन्फोग्राफिक जारी किया बलोच रिपब्लिकन गार्ड ने, तो उन्होंने कहा है कि बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स के कर्मचारियों ने साल 2025 में मुख्तलिफ मुकामात पर 88 हमले किए, और ये हमले बलोचिस्तान समेत सिंध और पंजाब में भी किए गए। 13 हमले फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल ट्रेनों और ट्रैकों पर किए गए, और उनमें से 10 हमले जाफर एक्सप्रेस, बोलान मेल और सखर एक्सप्रेस पर किए गए, और 3 बार ट्रैक को उड़ा दिया गया। इन ट्रेनों को उस वक्त निशाना बनाया गया जब पाकिस्तानी फोर्सेस के एहलकार इस पर सफर कर रहे थे। इन हमलों में फोर्सेस और ट्रेनों को शदीद नुकसान पहुंचा। दीगर हमलों में फोर्सेस, पुलिस, अस्करी, तामीराती कंपनियां, गैस पाइपलाइंस, मोबाइल फोन टावर्स और बिजली के टावर्स को निशाना बनाया गया। इन हमलों में 22 एहलकारों की हलाकत का दावा किया गया, जबकि 35 एहलकारों के शदीद जख्मी होने का दावा भी किया गया। 12 गाड़ियां तबाह हुई, जिनमें पुलिस वैन, फौजी गाड़ियां और अस्करी तामीराती कंपनियों के एक्सीवेटर्स, रोलर्स, ट्रैक्टर्स शामिल हैं। मजीद 12 गैस पाइपलाइनों को तबाह किया गया और 5 मोबाइल टावर्स और बिजली के टावर्स को भी तबाह किया गया। तो ये तो रही सूरत हाल इस हवाले से। तो इसी तरह अगर हम बात करें, आपको पता है कि इस वक्त जो एक इंडियन फिल्म आई थी बीच में जिसको मुंसलिक किया गया था, चौधरी असलम SSP थे जो बाद में मार दिए गए थे। उसके बाद फिर रहमान डकैत और फिर ये पूरा एक नेटवर्क था लयारी गैंगवार के हवाले से, तो उसके तमाम किरदारों को एक्सपोज किया गया था। ताहम
ظاہر ہے کہ کچھ حقائق توڑ مروڑ کر بھی پیش کیے گئے تھے، تاہم دھریندر نے ایک بہت بڑا ریکارڈ بزنس کیا تھا۔ لیکن اب جو صورتحال اب سامنے آئی ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اس کو ایک بار پھر سینسر کیا گیا ہے، اسکرپٹ کو بھی اور ریکارڈڈ فلم کو بھی۔ اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بالی ووڈ شائقین سال 2026 میں جاسوسی تھرلر اور بھارت کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلم دھریندر کا سینسر شدہ ویژن دیکھیں گے، کیونکہ فلم میں چند متنازع مکالموں میں ترمیم کی گئی ہے۔ اچھا، اس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی میڈیا کے مطابق فلم کے کچھ مکالمے بلوچ قوم کے خلاف نفرت انگیز قرار دیے گئے، جس پر اعتراض کے بعد ایک مکالمہ تبدیل کر دیا گیا اور 2 الفاظ جن میں لفظ بلوچ شامل تھا ان کو سائلنٹ کر دیا گیا، یعنی خاموش کر دیا گیا۔ فلم کی ریلیز کے بعد گجرات کے شہر جوناگڑھ میں بلوچ مکرانی برادری نے شدید احتجاج کیا۔ متنازع مکالمہ اداکار سنجے دت نے ادا کیا، جس میں ان کو کہتے ہوئے آپ سن سکتے ہیں کہ مگر مچھ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے مگر بلوچ پر نہیں۔ جوناگڑھ مکرانی سوسائٹی کے صدر اور وکیل اعجاز مکرانی نے پولیس میں درخواست دائر کی، جس میں اداکار، مکالمہ نگار اور ہدایت کار کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ نبیل بلوچ نے بھی ہدایت کار آدتیہ دھر اور سنجے دت کو نوٹس بھیجا اور عوامی معافی کے ساتھ فلم سے متنازع مواد کو ہٹانے کا بھی جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا۔ تو اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے گجرات ہائی کورٹ میں دائر درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس اے بی مائی نے درخواست گزاروں سے استفسار کیا کہ یہ مکالمہ کس طرح بلوچ مکرانی برادری کی بدنامی کا سبب بنا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فلم دھریندر کا ترمیم شدہ ویژن سینما گھروں میں جاری کر دیا گیا ہے اور ملک بھر کے سینما گھروں کو نئی ڈی سی پی فراہم کی گئی ہے۔ تمام تر تنازع کے باوجود فلم کی کامیابی برقرار ہے۔ صرف 29 دنوں میں فلم نے تقریباً 7.4 یعنی 7.4 ارب بھارتی روپے کی کمائی کر کے باکس آفس کے ریکارڈ توڑ دی ہیں، جبکہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کچھ عرب ممالک میں دھریندر کی ریلیز پر پابندی عائد ہے، تو اس وجہ سے بھی دھریندر کو اس میں آپ کو بتا چکا، کیونکہ دیکھیں جو چودھری اسلم تھا جو اس دھریندر کا مرکزی دکھایا گیا ہے، چودھری اسلم کو ذاتی طور پر میں جانتا تھا، ان سے میری ملاقاتیں بھی تھیں، اور وہ اگر میں کہوں اچھے انسان تھے تو اچھے انسان تھے، اگر وہ جرم سے نفرت کرتے تھے تو نفرت کرتے تھے، اور اگر وہ مجرم کو کے حوالے سے وہ بے رحم تھے، شفاق تھے تو تھے۔ لیاری گینگ وار ظاہر ہے کہ آپ جب کسی بھی کرائم کو پولیٹکس میں خلط ملط کریں گے نا تو پھر لیاری گینگ وار جیسے معاملات پیدا ہوتے ہیں، پھر رحمان ڈکیت بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کئی کردار ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ تو اس وقت بھی جو ہے وہ لیاری ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو خیر اس وقت دھریندر آ رہی ہے اور ایک ترمیم شدہ آ رہی ہے، اب اس میں جو ایک متنازع الفاظ تھے وہ نکال دیے گئے ہیں، لیکن اس وقت جس طرح میں نے آپ سے بات کیا کہ کراچی ایئرپورٹ حملہ کیس، جی ناظرین، کراچی ایئرپورٹ حملہ کیس جو ایئرپورٹ کے سگنل کے قریب ایک خودکش حملہ ہوا تھا چائنیز قافلے پر، اس کے حوالے سے جو کیس تھا اس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ خطرناک رخ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پہلے میں اگر اس کا کانٹینٹ بتا دوں تو یہ کہ کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کراچی ایئرپورٹ حملہ کیس میں BLA سربراہ بشیر زیب اور کمانڈر گل رحمان کو مفرور قرار دے دیا ہے۔ کراچی میں اکتوبر 2024 میں ایئرپورٹ سگنل کے قریب خودکش حملے میں دہشت گردوں کی فنڈنگ کے کیس میں جیل حکام نے ملزم سعید کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا۔ ضمانت پر رہا شریک ملزم نجی بینک کے مینیجر بلال کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے دونوں ملزمان پر فرد جرم عائد کی، تاہم ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔
अदालत ने केस के गवाहों को 10 जनवरी के लिए नोटिस जारी करते हुए तलब कर ली है। इस मौके पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि मुल्ज़मान पर खुदकश हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की खरीदारी और एयरपोर्ट बम धमाका केस में दहशतगर्दों की माली मावनत का इल्ज़ाम है। तो इस हवाले से बीएलए ने, याद होगा आपको कि इस हमले के फौरन बाद बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा था कि बीएलए की मजीद जो फिदाई विंग है इनकी मजीद ब्रिगेड, उसके फिदाई शाह फहद उर्फ आफ्ताब ने बारूद से भरी गाड़ी के जरिए इस काफिले को निशाना बनाया, जिसमें 5 से ज्यादा चीनी इंजीनियर और सरमायाकार हलाक हो गए थे और 12 से ज्यादा जख्मी हुए थे, जबकि इनकी हिफाजत पर मामूर कम से कम 15 पाकिस्तानी एहलकारों की हलाकत और मुतअद्दिद के जख्मी होने का भी दावा किया गया था। और इसके अलावा जिनमें पाकिस्तान के खुफिया इदारों के 4 से ज्यादा आला सतही अफसरान भी शामिल थे, उनकी हलाकत का भी दावा किया गया था। देखें, इस वक्त अगर बीएलए के सरबराह बशीर ज़ैब को मफरूर करार दे दिया जाता है या इश्तिहारी करार दे दिया जाता है तो ये कोई बड़ी खबर नहीं है, ये कोई बड़ा मामला नहीं है। और ये भी बड़ी खबर ना होती कि अगर वो जुर्म कबूल कर लेते, और ये भी बड़ी खबर नहीं होगी कि इसके जो है केस में उनकी अदम मौजूदगी में उनको सजाए मौत सुना दी जाए या अदालत कोई बहुत बड़ा फैसला सुना दे, ये भी कोई बड़ी खबर नहीं होगी। क्योंकि इस वक्त अदालतें जिस तरीके से केस की समाअत कर रही हैं या जिस तरीके से निज़ाम अदल चल रहा है, उसमें जो रियासती अदालतें हैं वो कोई भी फैसला सुना सकती हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि आज तक किसी भी अदालत ने किसी भी केस की तह तक जाने की कोशिश की हो, चाहे वो जबरी गुमशुदगियों का कमीशन हो, वो भी गुमशुदगियों के हवाले से केसेस की तह तक नहीं जाता। जो लोग बरसों लापता रहते हैं, फिर जब वो बाजियाब होते हैं तो उनसे इंटरव्यू तक नहीं करता, उन केसेस की तह तक नहीं जाता, और 50 लाख रुपए जो है वो एक रिलीफ पैकेज अनाउंस कर देते हैं कि जबरी गुमशुदा अफराद के वर्सा को 50 लाख रुपए हुकूमत देगी। क्यों देगी भाई? 50 लाख का बंदा दे दो ना। तो इसी तरह जिस तरह का ये केस है, ये केसेस भी जब अदालतों में जाते हैं तो अदलिया फॉर्मेलिटीज पूरी करती हैं, जान छुड़वाती हैं कि जान छोड़ो भाई, केस क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता, जान छोड़ो बस भाई। केस की तह तक कोई जज नहीं जाता, कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं जाता, किसी केस की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती ही नहीं है भाई। अगर ये केस है तो चाइनीज पर हमला क्यों हुआ, या इन चाइनीज का बीएलए फिदाई ब्रिगेड से, जो मजीद ब्रिगेड है, उनसे क्या दुश्मनी थी? इनका क्या ताल्लुक बलूचिस्तान से था? क्या बलूचिस्तान के किसी जो वसाइल है उनसे था, या गवादर से था, या सीपेक से था? किस चीज़ से इनका ताल्लुक था? या वहाँ पर जो तवानाई के मंसूबे बन रहे हैं, क्या उनसे कोई ताल्लुक था? या ऐसा कोई ताल्लुक था कि जिससे बलोचों की हक तलफी हो रही हो? कोई तो वजह होगी ना। तो उस पहलू को क्यों नजरअंदाज कर दिया जाता है? मेरा शिकवा यह है, कमीशन गुमशुदगी के हकायक तक नहीं पहुंचता, तह तक नहीं पहुंचता, और उसके पहुंचने की उसके बाप में भी हिम्मत नहीं है। ये जो जजेस बैठे हैं ना, इनके बाप में भी हिम्मत नहीं है कि जबरी गुमशुदगियों की तह तक पहुंच कर दिखा दें। लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, लेकिन इनके बाप में भी हिम्मत नहीं है कि जरा आए बलूचिस्तान और आकर देखें तो सही कि लोगों को जबरी गुमशुदगी का निशाना कौन बनाता है, किस तरह बनते हैं, उनके खानदानों के खानदान, हजारों लाखों खानदान इस वक्त बलूचिस्तान में किस तरह सिसक रहे हैं, और किस तरह फिर उनको मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाता है, जिस तरह भी किया गया। तो फिर ये जब सूरत हाल बनती है तो ऐसी सूरत हाल में फिर इस तरह भी होता है जिस तरह झाओ में हुआ कि 3 FC एहलकारों को हमला करके मार दिया गया। गुज़िश्ता रोज भी 5, उससे पहले 8, उससे पहले 15, इस तरह काउंट तो करें। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ऐसी जंग छिड़ी हुई है कि जहां सिर्फ खामोशी से लोग कत्ल होते हैं। और क्यों इन चीज़ों को छुपाया जाता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि रियासत नहीं चाहती कि बलूचिस्तान के इश्यूज एक्सपोज हों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आए, सोशल मीडिया पर आए, प्रिंट मीडिया पर आए, क्योंकि रियासत के बलूचिस्तान से मुफादात जुड़े हुए हैं और वो नहीं चाहते कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है
वो बलूचिस्तान की हालात से खौफजदा हो। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।